हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक है, मैं बीएड सेकेंड ईयर की जो आपका सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके टॉपिक्स मैंने स्टार्ट करवा रखे हैं। ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान मत देना, थोड़ा सा इसी तरीके से मैं टॉपिक करवाऊंगी, थोड़ा सा नोट डाउन किया है, थोड़ा सा अपने तरीके से बताऊंगी। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जो बेंजामिन ब्लूम था, बीएस ब्लूम था, उसने एक तो 1956 में उद्देश्य दिए थे, अनुदेशात्मक उद्देश्य, जिसकी वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा रखा है। अगर नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, वहां पर जाकर आप बीएस ब्लूम की वीडियो देख सकते हो। उसके बाद क्या है कि रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, क्योंकि वो भी चीजें ऐड होगी और कुछ चीजें थोड़ी सी नई ऐड होगी। वही चीजें मैं आप सबको बता रही हूँ कि बीएस ब्लूम ने जो 56 में उद्देश्य दिए थे और 2001 में उनको रिवाइज किया गया था, तो उसमें क्या रिवाइज किया गया था, क्या उसमें ऐड किया गया था? देखो, जो बीएस ब्लूम ने 3 तरह के उद्देश्य बताए थे हमने। कॉग्निटिव डोमेन यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक थे, साइकोमोटर डोमेन, और साइकोमोटर तो क्रियात्मक थे, ठीक है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, 3 टाइप से उन्होंने जो थे अपने उद्देश्य बताए थे। ज्ञानात्मक में क्या कहा गया था कि ज्ञान, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ठीक है। और भावात्मक में क्या कहा गया था कि ज्ञानात्मक क्या था आपका कॉग्निटिव डोमेन। आप इसको ऐसे ठीक है, पहले उन्होंने दिए थे कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर भावात्मक यानी कि अफेक्टिव डोमेन, और थर्ड दिए थे उन्होंने साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक। तो इसको आप कैसे याद कर रहे हो? ब्लूम की टोपी यानी कि ब्लूम की कैप, CAP। सी का मतलब कॉग्निटिव डोमेन, ए का मतलब अफेक्टिव डोमेन, और पी का मतलब साइकोमोटर डोमेन, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 तरह से इन्होंने अपने उद्देश्य प्रस्तुत किए थे। ज्ञानात्मक में ही इन्होंने रिवाइज किया है, चेंजेस किए हैं, बाकी भावात्मक और क्रियात्मक में कोई चेंजेस नहीं है। ज्ञानात्मक में कौन से इन्होंने पहले दिए थे 1956 में कि सबसे पहले बच्चे को चीजों का ज्ञान होता है, फिर वो बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग, उनकी पावर, बोध के आधार पर, चीजों की समझ के आधार पर वो उन चीजों को सॉल्व कर सकता है। उसके बाद देन एप्लीकेट कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, प्रयोग करने के बाद वो विश्लेषण करेगा यानी कि टुकड़ों में डिवाइड करके टॉपिक्स को पढ़ेगा। उसके बाद संश्लेषण में क्या था कि चीजों को संशोधित करके अपने तरीके से लिख सकता है। एंड इवैल्यूएशन में क्या था कि वो इन सब चीजों का इवैल्यूएशन कर लेता है कि जितना उसने लिखा है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। जो बीएस ब्लूम की पुरानी वीडियो थी उसमें मैंने इवैल्यूएशन का पार्ट शायद मिसिंग है, तो इवैल्यूएशन आता है। तो क्या है, ये नीचे से ऊपर स्तर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले निचला स्तर क्या होता है? नॉलेज। उसके बाद वही है 1956 में जो उसने उद्देश्य दिए थे कि बच्चों को सबसे पहले चीजों का ज्ञान होता है, यानी कि ज्ञान क्या है, उस चीज को वो याद करते हैं, याद करने के बाद उसका बोध करते हैं, देन एप्लीकेट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण। 2001 में भी वही ही उद्देश्य है, बस फर्क क्या था कि ये नाम रूप में दिए थे, नाउन में, और ये वर्ब में आए थे। यानी नॉलेज को उसने क्या कहा था? रिमेम्बर, कि सबसे पहले बच्चे चीजों को रिमेम्बर करेंगे, चीजों को याद करेंगे, चाहे रट्टा लगाकर याद करें या कैसे भी। यानी सबसे पहले क्या है कि बच्चा चीजों को याद करेगा, याद करने के बाद उनमें अंडरस्टैंडिंग पावर हाई होगी, यानी समझ उत्पन्न होगी, वो समझ के आधार पर अपनी उन चीजों को, वो टॉपिक को पढ़ सकेंगे। देन जैसे ही समझ उत्पन्न होगी तो वो चीजों को अप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो वो टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, एनालाइज कर देंगे, उसका संश्लेषण कर देंगे कि हर एक, जैसे सबसे पहले कंसेप्ट, फिर मीनिंग, फिर डेफिनेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, लास्ट में कंक्लूजन, यानी स्टेप बाय स्टेप पैडागोजिकल एनालिसिस करके उस चीज को करना शुरू कर देंगे। एंड उसके बाद वो इवैल्यूएट करेंगे कि जो भी मैंने चीज की है उसको वो ठीक है या नहीं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उस चीज को रखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट के बाद फिर 2001 में उन्होंने क्या कहा था कि वो चीजों को क्रिएट करेंगे,
क्रिएट किया अपने ढंग से, इवेल्यूशन करने के बाद कि जो मैंने चीजों का मूल्यांकन किया है, निष्कर्ष निकाला है, अपने तरीके से और चीजों को ऐड करके, क्रिएटिविटी ढंग से ऐड करके और चीजों को लेकर आएंगे। यानी फर्क यही है कि 1956 में इन्होंने पहले सिंथेसिस दिया था, सिंथेसिस की जगह आप क्रिएट बोल दिया। जिससे क्या था, एनालिसिस के बाद सिंथेसिस का भी वही मीनिंग होता है, संश्लेषण, कि वो अपने ढंग से प्रयोग करना, यानी कि चीजों को एकत्र करना, अपने ढंग से क्रिएट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज है क्रिएट। इवैल्यूएशन को बस पहले ले लिया कि पहले इवैल्यूएशन करेंगे कि कौन सी चीज सही क्रम में लगी है, कौन सी सही क्रम में नहीं मिली, एंड देन उसको क्रिएट करेंगे। और उसके बाद सेकंड था हमारा अफेक्टिव डोमेन, यानी कि ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक के बाद सेकंड था हमारा भावात्मक। भावात्मक में वही चीजें ही आएंगी कि सबसे पहले बच्चा है चीजों को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद क्या है, उसको रिस्पॉन्ड करेगा, अनुक्रिया प्रतिक्रिया देगा कि हाँ टीचर ने जो समझाया है बच्चे ने कितना रिसीव किया है या नहीं किया है। भावात्मक क्या होता है कि बच्चों के चरित्र से संबंधित, कि चरित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन के संबंधित, जैसे भाव हमारे इमोशंस होते हैं ना, कि चरित्रीकरण की बच्चा ऑटोमेटिकली कितना ही इफेक्टिव रूप में कामयाब हुआ है। मतलब कि क्या है, वो सबसे पहले रिसीविंग करेगा, फिर रिस्पॉन्ड देगा, फिर वैल्यू यानी कि आंकलन करेगा अपने मूल्यों की, उसके बाद संगठन करेगा और उसके बाद उसको कैरेक्टराइजेशन तैयार हो जाएगा कि सही है या नहीं। साइकोमोटर में वही दिया था। क्रियात्मक में क्या था कि एक तो ऑटोमेटिक क्रिया होती है, सहज क्रियात्मक अंग संचालन, उसके बाद बेसिक आधारभूत अंग संचालन। ठीक है, ये मैं थोड़ा थोड़ा वैसे ही बता रही हूँ, वैसे आप वीडियो लेक्चर देखना, उसमें मैंने परफेक्ट तरीके से बता रखा है। फिर प्रत्यक्षीकरण, यानी कि चीजों को प्रत्यक्ष देखकर समझकर वो चीजों को क्रिएट करता है। कौशल युक्त अंग संचालन सांकेतिक भाषा के द्वारा। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का मतलब ही क्या होता है कि टीचर के लिए एक टीचर क्या है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के तरीके से ही बच्चे को समझाए, यानी बच्चों को कभी भी रटाए ना चीजों को, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप, जैसे पेडागोजिकल एनालिसिस है ना, खंडों में डिवाइड करके पढ़ाना, वही है, ये भी वही कहते हैं कि पहले से ही टीचर एक ऐसा लेसन प्लान प्रिपेयर करे, एक ऐसा टीचर का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, किस मेथड से सीखना चाहते हैं और कितना वो चीजों को समझ पाए। यही था, बस हर एक चीज यही बताती है कि टीचर एक ऐसा परफेक्ट टीचर बनाना कि वो बच्चों की समझ, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐसा एनवायरमेंट तैयार करे क्लास में कि बच्चे उस चीज को समझ पाए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करके भी बता रही हूँ। हाँ जी, अब हम देखते हैं रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। 2001 में जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी रिवाइज्ड हुई थी। तो इसका पूरा नाम क्या था, बेंजामिन ब्लूम था। बेंजामिन ब्लूम एंड हिज एसोसिएट्स डेवलप्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन 1956 फॉर क्लासिफाइंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। Later, the cognitive domains was revised in 2001 by Lauren Anderson and David Kurthwohl. तो ब्लूम ने जो 1956 में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, ये बीएस ब्लूम ने सबसे पहले 1956 में किया था, लेकिन 2001 में लॉरेन एंडरसन और क्रैथवाल थे जो इनके द्वारा जो आधुनिक आवश्यकताएं थी ना शिक्षा की, उसके अनुसार इसमें संशोधित यानी कि रिवाइज्ड किया गया और इसको ही 2001 के रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ये हेल्प करती है, इट हेल्प्स टीचर्स इन राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में, लेसन प्लानिंग में, क्लासरूम टीचिंग में, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स, तो अधिगम परिणामों के मूल्यांकन में हर तरह से जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो हेल्प करती है टीचर्स की। तो इसका अर्थ देखते हैं, हम मीनिंग देखते हैं। रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ फ्रेमवर्क दैट क्लासिफाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स into different levels of cognitive skills from simple to complex। तो जो ये ऑब्जेक्टिव थे, ये फ्रेमवर्क था, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी साधारण से टफ में चले थे। संज्ञानात्मक इट एम्फेसिस थिंकिंग स्किल्स, एक्टिव लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हर तरह से एक्टिव लर्निंग बनाती है बच्चों को, ये अंदर क्रिएटिविटी इंक्रीज करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग।
ये हर तरह पर ये बल देता है। तो जो एक बात ध्यान रखना कि जो बीएस ब्लूम ने जो ऑब्जेक्टिव दिए थे ना, ये 3 टाइप्स के थे, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि भावनात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। लेकिन जो कॉग्निटिव डोमेन है सिर्फ ज्ञानात्मक उद्देश्यों में ही रिवाइज्ड किया गया है। भावात्मक और जो क्रियात्मक उद्देश्य हैं वो सेम ही रहेंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ से फर्स्ट ईयर का टॉपिक देख सकता है। ठीक है, तो चेंजेस क्या थे, अब मेन चीज़ आती है कि चेंजेस क्या थे ब्लूम की टैक्सोनॉमी में। देखो जो 1956 में थे, सबसे निचला स्तर क्या था, नॉलेज। और 2001 में रिवाइज कर नॉलेज क्या था कि बच्चे उस चीज़ को याद करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बच्चों को क्या है कि ABCD सिखाई जाती है रट्टाफिकेशंस के द्वारा, यानी वही चीज़ों का बच्चों को ज्ञान रहता है। तो 2001 में जो रिवाइज की गया, इसको नॉलेज को रिमेंबर कहा गया। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पहले ऑब्जेक्टिव 1956 में दिए थे वो नाउन थे, और अब क्या था, वो वर्ब के रूप में आ गए थे। सेकंड क्या था कि जैसे ही बच्चे को ज्ञान हो जाता है वो कॉम्प्रीहेंशन करना शुरू कर देता है, यानी कि अंडरस्टैंड हो जाता है उस चीज़ों के बारे में। तो क्या ही बात वही है, उसको अंडरस्टैंड बोल दिए हैं। तो जैसे ही अंडरस्टैंड हो जाएगा तो उस चीज़ को अप्लाई करना शुरू कर देगा। एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग, अप्लाई, उसका रिवाइज संशोधित क्या आ गया रूप, अप्लाई। उसके बाद क्या है, चीज़ों को वो एनालिसिस कर देगा, यानी कि विश्लेषण तोड़ मरोड़ करके अपने ढंग से अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करना सीख जाएगा, तो एनालाइज। और बाद में उसने क्या था, सिंथेसिस, यानी कि एनालिसिस के बाद को सिंथेसिस, यानी कि अपने ढंग से चीज़ों को क्रिएट करना शुरू कर देगा। और लास्ट में एवेल्युएशन। अब क्या है, एनालिसिस वही है, अप्लाई के बाद एनालिसिस कर देगा, लेकिन उसके बाद एनालिसिस करने के बाद ना, जैसे ही वो चीज़ों को भागों में डिवाइड कर देगा, टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, तो उसका इवेल्युएट करेगा, यानी कि मूल्यांकन करेगा कि जो चीज़ें मैंने टुकड़ों में डिवाइड करके रखी है क्या वो सही है या नहीं, एंड देन लास्ट में उसको क्रिएट करेगा। देखो 1956 में जो उसने उद्देश्य दिए थे, एनालिसिस के बाद ही सिंथेसिस करता था, यानी कि क्रिएट करता था। सिंथेसिस का ही रूप क्रिएट है, बस वो निचले स्तर पर चला गया है एवेल्युएट, और सबसे ऊपर स्तर पर क्या आ जाता है, क्रिएट, यानी कि बच्चा अपने ढंग से चीज़ों को क्रिएट करना शुरू कर देगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो चेंजेस जो मैंने बता दिए हैं वही चीज़ें हैं, ये देख लीजिए, आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे इस तरीके से कि पहले नाउन्स था, अब क्या है, एक्शन वर्ब्स में उसको रिपीट कर दिया गया है। क्रिएटिंग बिकेम द हाईएस्ट लेवल, क्रिएट जो है सबसे हाईएस्ट लेवल है। लर्निंग बिकेम लर्नर सेंटर, अधिगम को शिक्षार्थी केंद्रित बनाया गया है, यानी बच्चे को ही सेंटर रूप, बच्चा जैसे सीखना चाहता है, जिस मेथड से सीखना चाहता है, टीचर उसी मेथड से उसको सिखाएगा। थिंकिंग स्किल पर बल दिया गया है। तो सबसे पहले था रिमेम्बरिंग, वही है कि बच्चा जो है चीज़ों को याद करता है सबसे पहले। दिस लेवल इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी, इस तथ्य में तथ्यों एवं सूचनाओं को स्मृति से याद करना शामिल है। जैसे डेफिनेशंस, एक्शन वर्ब्स आ गए, किसी चीज़ की लिस्ट बनाना, रिकॉल करना, पहचानना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी को परिभाषित कीजिए, प्लानेट की सूची तैयार कीजिए, तो क्या है कि बच्चे ने जो चीज़ याद की है एज इट इज़ वो वैसी ही लिखेगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि डिवेल्प्स मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति का विकास करती है, ये फॉर्म्स आ बेसिस ऑफ लर्निंग, अधिगम की आधारशिला है। सेकंड क्या आ जाता है, जैसे चीज़ों को वो याद करेगा देन उसको समझ आ जाएगा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कंसेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स, तो अपने वर्ड्स में स्टूडेंट चीज़ों को, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा। जैसे इसमें एक्शन वर्ब आ जाते हैं, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, समराइज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक्सप्लेन द वाटर सर्कल, जैसे हमने क्वेश्चन कर दिया कि जल चक्र की व्याख्या कीजिए, वाटर साइकिल। डिस्क्राइब पोल्यूशन, पोल्यूशन का वर्णन कीजिए। तो क्या है कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को लिखना शुरू कर देगा। इम्पॉर्टेंस क्या है इसका, डिवर्स कम्प्रीहेंशन, समझ विकसित होती है इसके द्वारा। इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग पावर जो है इम्प्रूव होती है। थर्ड क्या है, जैसे ही वो अंडरस्टैंड करेगा देन अनुप्रयोग, उसको अप्लाई करना शुरू कर देगा। स्टूडेंट्स यूज नॉलेज इन न्यू सिचुएशन, तो विद्यार्थी ज्ञान का उपयोग नई परिस्थितियों में करते हैं।
जैसे अप्लाई कर देते हैं, किसी चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने बोल दिया बच्चे को कि अप्लाई ग्रामर रूल्स इन राइटिंग, तो लेखन में व्याकरण के नियम को लागू कीजिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को अप्लाई करना शुरू कर देगा। जैसे सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वही है कनेक्ट थ्योरीज विद प्रैक्टिस, सिद्धांत और व्यवहार में संबंध स्थापित करता है। डेवलप्स प्रैक्टिकल एबिलिटी, तो उसके अंदर व्यवहारिक क्षमता विकसित करती है। तो जैसे ही वो चीज़ों को अप्लाई करेगा देन उसका विश्लेषण करना शुरू कर देगा, यानी कि टुकड़ों में डिवाइड करके, ठीक है, एनालाइज करेगा उसको। स्टूडेंट्स ब्रेक इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड स्टडी रिलेशनशिप, विद्यार्थी जानकारी को भागों में विभाजित करके संबंधों का अध्ययन करते हैं। किसी चीज़ का विश्लेषण करना, कंपेयर करना, डिफ्रेंशिएट करना। जैसे एग्जाम्पल पे तौर पर हमने बच्चों को बोल दिया कि एनालाइज द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारणों का विश्लेषण कीजिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या कारण हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, उनको एनालिसिस करके बताएंगे। इम्पॉर्टेंस डिवेल्प्स क्रिटिकल थिंकिंग, इम्प्रूव्स रीजनिंग एबिलिटी। देन उसके बाद क्या है, एवेल्युएट करेगा कि जो मैंने चीज़ों को एकत्र किया है, जो मैंने अप्लाई किया है, वो सही है या नहीं। स्टूडेंट्स मेक जजमेंट, ठीक है, जजमेंट करेगा बेस्ड ऑन एविडेंस एंड क्राइटेरिया, विद्यार्थी प्रमाणों और मानदंडों के आधार पर निर्णय लेते हैं। जैसे इवेल्युएट करेगा, जज करेगा, जस्टिफाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एवेल्युएट एजुकेशनल पॉलिसीज, शैक्षिक नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के महत्व का सिद्ध कीजिए। तो इम्पोर्टेंस क्या कहेंगे, डिवर्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, एनकरेज लॉजिकल जजमेंट। तो सबसे लास्ट जो ऊपरी स्तर है वो क्या है कि वो क्रिएट कर देगा चीज़ों को। स्टूडेंट्स क्रिएट न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स और प्लान्स, विद्यार्थी नए विचार, योजनाओं या उत्पाद तैयार करते हैं। जैसे क्रिएट करना, किसी चीज़ को डिज़ाइन करना, डेवलप करना। क्रिएट ए लेसन प्लान, जैसे मान लो आपको बोल दे कि लेसन प्लान प्रिपेयर कीजिए, तो क्या है कि आपको क्रिएटिंग पावर आ गई है कि आप चीज़ों को अप्लाई करके, उनको इवेल्युएट करके कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है वो उस ढंग से आप क्रिएट करोगे। जैसे सबसे पहले क्या है कि किसी भी चीज़ का हम इंट्रो लेते हैं, फिर उसका मीनिंग लेंगे, फिर डेफिनेशन लेंगे, एंड देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डीमेरिट्स जो भी है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, टीचर्स के लिए सहायक है ये। हेल्प्स इन लेसन प्लानिंग, असिस्ट इन फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्रूव्स टीचिंग मेथड्स। स्टूडेंट्स के लिए भी ये फ़ायदेमंद है क्योंकि डिवॉल्व्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, ये उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करता है। एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, एवेल्यूएशन के लिए भी है। हेल्प इन कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, मेजर्स लर्निंग आउटकम्स इफेक्टिविटी। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, प्रमोट्स लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है। एनकरेज क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। यूजफुल इन करिकुलम प्लानिंग को में उपयोगी है ये। इम्प्रूव असेसमेंट मेथड्स में उपयोगी है। लिमिटेशंस क्या है इसकी, डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों में इसको लागू करना कठिन है। रिक्वायर्स ट्रेन टीचर्स, हमें इसके लिए ट्रेन टीचर चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। तो इसमें क्या है कि अगर आपका जो कॉग्निटिव डोमेन लिखने के बाद जो साइकोमोटर डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, यानी भावात्मक और ज्ञानात्मक, ये करवा दिया, भावात्मक और क्रियात्मक डोमेन के लिए। उसके बाद आपने लिखने हैं, ठीक है। जैसे भावात्मक में क्या है कि कितना उसने रिस्पॉन्स दिया, कितनी क्या प्रतिक्रिया है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा रखी है। अगर किसी को नहीं आते तो इसी चैनल पर मैंने वीडियो शेयर कर रखी है, आप देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं मिलती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी। तो लास्ट में क्या है कि रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज एन इम्पॉर्टेंट 2001 आएगा, ये गलती से 2000 लिखा गया भाई। रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001 में थी। इज एन इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल फ्रेमवर्क दैट इम्प्रूव्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस एंड डेवलप्ड higher order thinking skills among students. It helps teachers in writing instructional objectives, planning lessons and evaluate students effectively. तो संशोधित ब्लूम का जो वर्गीकरण 2001 का है, यह एक महत्वपूर्ण शैक्षिक ढांचा है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है तथा विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल विकसित करता है। यह शिक्षकों को शिक्षण
उद्देश्यों के निर्माण, पाठ योजना तथा विद्यार्थियों के प्रभावी मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है। आई होप इस लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बच्चों को भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।